नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सेशन, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग कल के सेशन में हम लोगों ने ख़त्म किया था जहाँ पर हमने देखा था रिगार्डिंग द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कहानी के साथ। तो वो एक लास्ट हाइपोथेसिस था और इस हिसाब से हम लोगों ने लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द लास्ट लॉ हमने फिनिश कर लिया। अब जो बात करनी है यहाँ पर वो थोड़ा सा डिटेल में करनी है। क्या बात करनी है, देखो हम लोगों ने अब तक के जो भी लॉस कॉम्बिनेशंस देखे थे, हाइपोथेसिस देखा, इन सब में हमने ये देखा कि भाई मैटर है, ठीक है, मैटर से बना हुआ जो है वो एटम होता है, एटम से बना हुआ मैटर है। ओके, और उसके अलावा हमने ये चीज़ देख ली थी कि जब हम लॉ की बात कर रहे थे ना, हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जहाँ पे हम लोग जो जैसे कंपाउंड था H2O, ठीक है, तो उसके हम लोग बाय मास की बात कर रहे थे और फिर हमने देखा था कि जहाँ से भी आप पानी लोगे उसके अंदर आपको 1:8 का ही मास नज़र आएगा। याद है, ये हमने लास्ट 2 सेशन में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलो ये तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिविटी की। ओके, रिलेटिव के हिसाब से। बट अभी जो क्यूरोसिटी और अगर हम ये कहें कि अभी जो उनके सामने एक दुविधा आ गई वो ये आ गई कि मैटर जो भी होता है, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें उन सब के अंदर वज़न तो है ही, मास तो है ही। ठीक है, अब सीधी सी बात है ये, अगर मैटर बना है एटम से तो दैट मीन्स कि एटम के अंदर मास होगा। फाइन, नाउ अब दुविधा ये आ गई कि इसको निकाले कैसे, क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटा है, इंडिविजिबल है, इनविजिबल है। तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करें कि एक एटम का मास कितना होता है। ओके, ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करते करते हम लोगों को कुछ नए टर्म्स केमिस्ट्री में मिले थे। उन्हीं टर्म्स को आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो अगर हम एटम की बात करते हैं तो देखो बेटा, अब एटम के लिए जब मास यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि एटम को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो इसका मास कैसे निकालें। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसका मास निकालना होगा तो हमें इसको कहीं ना कहीं एक रिलेशन में लाना होगा। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक है, सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग कहते हैं कि भाई बहन जी हम लोगों को 1 किलो आलू दीजिए, तो वो आंटी जी क्या करती हैं, वो तराजू लेती है, ठीक है, अंधा कानून वाला। ओके, वो तराजू लेते हैं, ठीक है, एक तरफ जो होता है वो आलू रख देते हैं, रैंडमली 10-12 जितने को समझ में आता है रख देते हैं, और एक तरफ जो है वो एक स्टोन रखते हैं, ठीक है, वेइंग जिसको हम लोग कहते हैं, और 1 किलो का वो स्टोन वहाँ पे रख देते हैं। उसके मुताबिक, ठीक है, उसके वजन के मुताबिक इक्विलिब्रियम में ये वजन कितना होता है, अगर लगता है कम है तो वो 2 ऐड कर लेते हैं, लगता है ज़्यादा है तो वो निकाल देते हैं, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम जैसे ही आ जाता है तो कहते हैं कि ये ले लीजिए, आपका 1 किलो आलू आपके पास आ गया, है ना। दैट मीन्स कि आलू जो है, ओके, आलू जो है उसको हम लोगों ने क्या किया, 1 kg लिया, बट हमने रिलेशन के थ्रू लिया। बात समझ में आई, ठीक है, हमने आलू का रिलेशन किसके साथ लिया, वो वेइंग जो स्टोन है उसके साथ किया हम लोगों ने। सेम हम लोग 2 kg से हम लोग आलू की जगह गोभी ले ले, ठीक है, कुछ भी। आज अगर हम दाल भी खरीदने जाते कहते हैं कि 2 किलो दाल चाहिए, तो वो भी इस तरीके से ना वेट रखते हैं और उसके हिसाब से वो मेजर करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग अकेला मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वी नीड सम वॉट रिलेशन। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ अरे यार आज तो मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ, ठीक है, तो ये लड़कियों का बहुत होता है ना, मोटे, अरे बाप रे 500 ग्राम वजन बढ़ गया। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आपने देखा होगा अगर कोई मोटी सी आंटी आपके सामने होंगी तो बोलेंगी बाप रे कुछ खाया कर, किसी दुबली पतली हो गई है, क्योंकि वो आपको आपके वज़न को अपने हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं तो अच्छी खासी हूँ, ठीक है, ये बेचारी यूँ करके छोटी पतली सी है, तो आपको बोलेंगे खा ले बेटा, थोड़ी मजबूत बन। दैट मीन्स कि आप उसको कमज़ोर लग रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसको पतले लग रहे हो। ठीक है, अब यहीं पे एक दूसरी लड़की है, वो बिल्कुल ओके माचिस के तीली की तरह है, तो क्या होगा, आप उसको देख के कितनी पतली है, मैं तो कितनी मोटी हूँ। ओके, तो अब क्या हो गया, आप है तो वही, ठीक है, जब आपका रिलेशन बदल गया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिलेशन बदल गया, तो आप उसके हिसाब से आप पतली दिख रहे हो, सॉरी मोटी दिख रहे हो, और ये आंटी जी के हिसाब से आप पतले दिख रहे हो। दैट मीन्स रिलेशन, ठीक है, मोटे पतले तो दूसरे में बात है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं मैं मोटी तो नहीं दिख रही, ठीक है, या तो हम कहते हैं कि मैं तो इससे लंबा हूँ, दैट मीन्स मैं इससे लंबा हूँ, ठीक है, तो वो रिलेशन, ओके, कंपैरिजन आ जाता है।
तो बेसिकली जहाँ कंपैरिजन आता है, जहाँ रिलेशन आता है, वहीं पर ही तो वज़न की बात होती है। तो यहाँ पर अगर हमें एटम को वज़न करना है तो दिक्कत वाली बात ये आ गई कि हम लोगों ने तो आलू डाल दिया था उसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। एटम कहाँ रखे हम लोग? अब क्या आपको लगता है कि एक एटम को हम यूँ वज़न कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल, सीधी सी बात है, क्योंकि दिखता ही नहीं है। अगर दिखेगा भी तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसका वजन हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और उसका रिलेशन हम लोग ये 1 kg के वेट के हिसाब से नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के ही, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसका वज़न निकाल सकते हैं। अब क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। अब बेटा, हम लोग एटम को वज़न करने के लिए जो रिलेटिव ऑब्जेक्ट लेंगे, आई वुड से अभी तो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंगे, वो हम लेंगे कार्बन, ठीक है। अब कार्बन भी हमारे पास 2 टाइप के रहते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्बन, 3 होते हैं, एक 6 होता है, 6 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एक होता है 12, एक होता है 13 और एक होता है 14, ठीक है। अब बेसिकली कार्बन 12 आइसोटॉप जो है, हम लोग इसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे, दिस वन। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि 12, ओके, C12 आइसोटॉप का मतलब है जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, अपन ये 9th वगैरह में देख के आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको समझने के लिए। नाउ अब यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये जो होता है वो काफ़ी रेडियो एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, एनर्जीज बहुत लिबरेट करता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कार्बन 12 की बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम 118 जितने एलिमेंट है टेबल में, आपने कार्बन को ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले मैंने तो चूज़ किया नहीं, ठीक है, और जिन्होंने चूज़ किया वो इसके लिए चूज़ किया क्योंकि कार्बन जो है वो अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, मैक्सिमम, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है उसकी कि वो नेचर में रूम टेम्परेचर के दौरान सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, और सॉलिड चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा आसान होता है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्टली कार्बन को लिया था, उन्होंने पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया था, पर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो ऑलरेडी बहुत हल्का होता है, तो उसके वो इतना हल्का था कि कोई भारी चीज़, मतलब हर एक चीज़ इतनी भारी हो जाती थी, समझ ही नहीं आता क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वो नहीं लिया था। फिर उन्होंने बात की ऑक्सीजन की, उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ वेरी गुड अमाउंट, और हम तो उसको इनहेलेशन में यूज़ करते ही है, तो क्यों ना उसका यूज़ करें। बट अगेन मिलता तो वो भी गैसियस फॉर्म में ही है, तो हैंडल करना डिफिकल्ट हो गया था। देन दे मूव टू द कार्बन, ठीक है, उसमें भी कार्बन में उन्होंने कार्बन 12 की बात की। 12 आइसोटोप का मतलब है कि कार्बन के अंदर 12 एटम्स हैं, आप इसे समझ के चलो, ठीक है। कार्बन एटम में 12 सब एटम है। अब एक्चुअली तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, बट अभी हम लोग इस चीज़ को थोड़ा भूल जाते हैं और ये समझ के चलते हैं कि कार्बन के साथ अपने को कंपेयर करना है विच कंटेन 12 एटम्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, ओके। अब अगर मुझे कोई भी एक एटम यहाँ पर कोई भी, ठीक है, वज़न करना है, तो इसका मतलब कि मैं वज़न करूँगी, जो रिलेटिव रखूँगी यहाँ पे क्या रखूँगी? कार्बन, ओके, कार्बन 12 रखूँगी मैं। अब समझो कि मुझे कार्बन को कार्बन से ही करना है, समझ तो लो भी, ठीक है। जैसे कि मैंने तराजू लिया, एक साइड मैंने रख दिया वो 1 kg का वेट, और दूसरी साइड में मैंने 1 kg का वेट रख दिया, वो स्टोन रख दिया, तो मुझे क्या दिखाएगा? सेम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कार्बन एटम लिया वो भी C12 का एटम है, ये भी C12 का एटम है, दोनों बराबर है, तो कैसा है? इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई, ठीक है। अब ना मैं इसकी जगह पे कोई और एटम ले लूँ तो फिर मैं कैसे देखूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसकी जगह पे ले लिया, समझो मैं इसकी जगह पे ले लेती हूँ ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, तो अब कैसे कंपेयर करूँ मैं? तो हम एक काम करते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि कार्बन के अंदर 12 आइसोटोप्स है, मतलब 12 एटम है, ठीक है। मैं इस कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 12 हिस्से, जैसे कि आप देख लो, ये कार्बन का सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने यूं किया तो 1/2 डिवीजन हो गया, फिर इसको मैंने यूं किया तो 1/4 में डिवाइड हो गया, ठीक है, मतलब कि 4 हिस्से बन गए इसके, ठीक है। अगर मैंने यूं कर लिया तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए, और यूं कर लिया तो मैंने 8 हिस्से हो गए, मतलब 1/8। ऐसे करते करते, ठीक है, आगे भी कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके हो जाएंगे 1/10, और एक और ड्रॉ कर दूं तो हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कार्बन के 12 आइसोटोप्स जो थे उसके मैंने 12 हिस्से कर दिए। इतना समझ में आ गया? तो अब अगर मैं इसको लूँ तो मैं यहाँ पे भी पूरा कार्बन नहीं लूँगी, मैं इसके टुकड़े ले लूँगी, ठीक है, मैं इसके 12 आइसोटोप ले लूँगी,
इसको रब कर दूं पहले, तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, सो दैट आप कभी इस चीज़ को भूलो नहीं। एटलीस्ट जब तक केमिस्ट्री रीड करो तब तक तो नहीं भूलो। ओके, अब देखो, अब ये है कि मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे कार्बन के 12 पीसेस, तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं कार्बन के 12 जो है वो एटम्स यहाँ पे रख देती हूँ। समझ के चलो, ये 12 हो गए, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे कार्बन 12 रखा होता, मतलब एज इट इज, तो मुझे सेम दिखाई देता। ये मैंने कार्बन का एक एटम रखा, ये मैंने कार्बन के 12 एटम के, ठीक है, 12 कार्बन को 12 पीस में टुकड़े करने के बाद रखा। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे मैंने एटम को, जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक है, तो मैंने ये वाला मार्कर यहाँ पर रख दिया और ये वाला मार्कर सेम ही है ना, ठीक है, वाला मार्कर को मैंने 12 हिस्से कर दिए और उसको यहाँ पे रखा। क्या फर्क पड़ता है, वजन तो सेम ही होगा ना, हिस्से ही तो किए मैंने, वजन तो सेम ही होगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे मैं रखती हूँ ऑक्सीजन, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब जब मैंने ऑक्सीजन इसको रखा ना, तो मैंने देखा कि भाई ये ऑक्सीजन वाला जो है ना वो थोड़ा नीचे झुक गया है, वो थोड़ा नीचे झुक गया है। तो मैं से इमेजिन करो झुक गया, अब क्या रब करूँ मैं इसको, ठीक है, तो मैं ऐसा इमेजिन करो कि नीचे की तरफ झुक गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का वजन कार्बन से ज़्यादा है, तभी तो झुक गया। तो मेरे को वजन तो इक्वल करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पे धीरे धीरे दूसरे और लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 12 तो ऑलरेडी थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 और लगाए, थोड़ा सा ये ऊपर हुआ, फिर 2 और लगाए, तो जैसे ही 2 और लगाए तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ से मेरी अक्ल लगी, अच्छा मतलब कि कार्बन में 12 तो है, 12 के साथ मैंने जब 4 और एटम, ठीक है, कार्बन के 4 और एटम जब मैंने यहाँ पे डाल दिए तो मेरे को ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नजर आया। तो यहाँ से मैं समझ गई कि भाई ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16। क्या बोलते हो, क्लियर हुआ? ठीक है, 12 + 4 16। ओके, फिर मैंने बोला कि चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया नाइट्रोजन। तो जब मैंने नाइट्रोजन रखा तो मैंने ये देखा कि ये वाला थोड़ा ज़्यादा झुक रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला साइड, कार्बन वाला साइड ज़्यादा झुक रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, अभी तक वो 4 हैं उसके अंदर ना, ध्यान देना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन वाला पोर्शन। तो यहाँ पे अभी 16 है, तो मैंने ये देखा ये झुक रहा है, इसका मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 हटाए, जैसे ही मैंने ये 2 हटा दिए, ठीक है, मेरे को दोनों सेम नज़र आ गए, इक्विलिब्रियम। तो मेरे को स्ट्राइक हुआ, अच्छा मतलब 12 तो कार्बन के थे ये, और 2 जो मैंने ऑक्सीजन के लिए डाले थे, मतलब कि 14। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के लिए अगर मैं 14 एटम डाल रही हूँ, इसका मतलब कि नाइट्रोजन का मास है 14 यूनिट। मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ऐसे सोचो कि सब्जी वाली आंटी नहीं करती है, ठीक है, थोड़े थोड़े डालती जाती है, निकालती जाते हैं, बस वही कर रहे हैं हम लोगों से कुछ कर रहे हैं। अब मैंने ये भी हटा दिया और मैंने अभी सिर्फ कार्बन के 12 रखे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे ला दिया हीलियम। अब जैसे हीलियम ला दिया, ये देखा गया तो ये तो इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, मतलब कि ये वाला साइड बहुत भारी है, ठीक है, ये भारी है इसलिए नीचे आ गया, निकालना पड़ेगा। मैं निकालती गई, ठीक है, काफ़ी सारे मैंने निकाल दिए, ऊपर आ ही नहीं रहा, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। फिर मैंने देखा, ओके, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 कार्बन के एटम रखे हैं मैंने, सिर्फ 4 रखे हैं, तो मुझे हीलियम इक्वल मिल गया। दैट मीन्स कि हीलियम का मास कितना है, 4u, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने हाइड्रोजन रख दिया, फिर से नीचे झुक रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन हल्का है, बहुत लाइट है, ठीक है। तो फिर मैंने और, अब इतने ही थे मैंने, तो मैंने और कम कर दिए, देखूं कितने कम कर दूं, तो पता चला कि सिर्फ एक ही रखा मैंने। जब सिर्फ एक ही एटम रखा तब जाके ये मुझे इक्विलिब्रियम में नजर आया, सेम नजर आया, बैलेंस में, तो मतलब हाइड्रोजन का हुआ 1। बात समझ में आई, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से, वो ये कर रही हूँ कि एटम का मास हम डायरेक्टली नहीं उठा के बोल सकते। जैसे कि एक वेइंग मशीन है, मैं खड़ी हो गई, अच्छा मेरा वजन 50 किलो दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम लोगों को कोई भी एटम का मास जो है वो कंपेयर करके या रिलेशन के थ्रू लाना होता है, और वो रिलेशन हम ले रहे हैं कार्बन के साथ, कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ, और इस हिसाब से हम लोग ऐसे करके एटम्स का वजन देख रहे हैं। ये एक मैंने थोड़ा सा आपको
पिक्टोरियल जैसा थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया ताकि आप उसको विजुअलाइज कर पाओ कि किस तरीके से, बिकॉज वी हैड सीन ऑल दिस थिंग्स रियल लाइफ। जब मम्मी पापा के साथ जाते हैं हम लोग ना शॉपिंग वगैरह करने के लिए, सब्जी की, दाल वाल की, किराना स्टोर पे, तो हमने देखा हुआ ऐसे करते हैं। हालांकि भी डिजिटल आ गया तो ऐसे तराजू मापने वाले बहुत कम होते हैं, बट फिर भी कुछ तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन निकाल रहे हैं। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई एटम का जो मास होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बात समझ में आई रिलेटिव क्यों बोला हम लोगों ने? जब बुक में वर्ड आएगा रिलेटिव तो घबरा मत जाना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जितने भी एटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको हम लोग कार्बन एटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कितना कितना उसका मास है। डन इतना? ओके। नाउ अब जैसे ही हम लोगों को पता है कि मैंने कहा कि सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 किलो आलू, तो हम लोग आलू के साथ 1 kg लिखते हैं, है ना? 1 kg लिखेंगे ना, 1 kg, ओके, 100 ग्राम, कुछ भी इस तरीके से आता है। तो अब जब इसका वजन तो कर लिया, बट इसके वजन के यूनिट को क्या लिखेंगे? कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोग इसके यूनिट को लिखते हैं AMU। AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसका जो यूनिट का जो नाम है, जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, इसका जो होता है वो AMU होता है, ठीक है, AMU। अब इसकी भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, ये भी कैसे बदल जाता है। बट थोड़ी और डिस्कवरीज हुई थी और कुछ सालों के बाद ये कहा गया कि आप AMU मत लिखो, ठीक है, सिंपल U लिखो। U मतलब कि यूनिफाइड मास, ओके, U मतलब कि यूनिफाइड, मतलब कि सबको मिला के, ठीक है, यूनिफाइड मास। तो उन्होंने बोला कि AMU की जगह U लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब AMU लिखते U लिखते एक ही बात है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। बेसिक जो मेरे को फंडा समझाना था कि रिलेशन किस तरीके से होता है, मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई बेटर, ओके। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब उसके बाद हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं कि अब इन सब के हिसाब से टर्म क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा, बहुत सीधी सी बात है कि हमने AMU लिया तो है, बट प्रैक्टिकली क्या AMU को वजन करना पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि साइंस कोई एक मैजिक नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो लेबोरेटरी में होता है, उसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए, ये वो। साइंस जो होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, ये सब चीज़ें आपके आसपास जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं से ही बन के निकला हुआ है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज अगर मेरे को नमक लेना हो तो फॉर एग्जाम्पल, अब नमक अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो नमक हम बाहर 1 kg तो लिख देते कि ठीक है 1 kg नमक दे दो, तो अपने को वो टाटा का एक पैकेट दे देता है। बात सही है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट हमें ये पता है कि वो नमक जो है वो है NaCl। Na इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, ओके, प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ Cl के अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ मास होगा। तो वो कैसे, ठीक है, उन्होंने वो कैसे मास को ज्वाइन किया, तब जाके हमको 1 kg ऑफ NaCl दिया। बात समझ में आई, ठीक है। और हम लोग जब एटम को, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर हम लोग एटम के वजन को यूनिट में यूज़ करते हैं, तो हम जब चीज़ों को बाहर खरीदने जाते हैं तो हम ग्राम और किलोग्राम में कैसे लेते हैं, ओके। तो यही रिश्ता, यही रिलेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे हमें अलग अलग टर्म्स का यूज़ होगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम चलते हैं हमारे केमिस्ट्री के मेन टर्मिनोलॉजीज की ओर। अभी देखो, ये मैंने सारे टर्म्स लिख दिए। इन टर्म्स बच्चों को 9 से कन्फ्यूजन तो होती ही है, ठीक है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि कोई कन्फ्यूजन रहे नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कन्फ्यूजन रहा कि दूर हो गया, प्लीज़। हाँ, ओके। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास। अब हमने, आप समझ चुके होंगे एटॉमिक मास, हमने क्या कंपैरिजन किया था बेटा एटॉमिक मास का? दैट मीन्स कि हम किसी भी एलिमेंट का, या हाँ ठीक, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम होता है, मतलब उसका वजन कितना होता है, वो हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के एक एटम के साथ देखा जाए तो। क्योंकि लास्ट में पता है मैंने एक ही एटम रखा था, विच इज़ इक्वल टू द हाइड्रोजन 1 ओके। दैट मीन्स कि हम कार्बन के जो 12 आइसोटॉप्स के जो एटम्स हैं उसको हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी तो होनी चाहिए, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज the number of times, okay, it is defined as the atomic mass, okay, atomic mass of an element, कोई भी एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं, is the number of times heavier than the
एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें एटॉमिक मास बताना है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन के जो 12 आइसोटॉप्स है ना, ठीक है, तो उसका एक हम पार्ट ले रहे हैं। तो कार्बन के 12 एटम में से जो एक एटम लिया, उस एक एटम के मुकाबले, ठीक है, उस एक एटम के मुकाबले तो हमने एटम रखा है एलिमेंट का, वो कितना हैवी है। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर हम कहें, अब आप सुनना, ये जो हमने वेट बनाकर जो बात की थी, ओके, तो इसमें हमने क्या किया था, जैसे मैंने कार्बन का एक एटम रखा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का इक्वल वजन आ रहा था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का जो एक एटम होगा, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट 1/12 ऑफ कार्बन होगा। क्यों 1/12 ऑफ कार्बन? क्योंकि कार्बन टोटल 12 है, कार्बन में टोटल 12 है, 12 का मैंने एक पोर्शन यहाँ पे रखा है, मतलब कि 12 पीसीस का मैंने एक पार्ट रखा है, तो उसको 1/12 कहेंगे ना। याद आया मैंने ये वाला अभी जो बनाया था सर्कल, ठीक है, ये क्या हो गया था, 1/4 हो गया था। ठीक है, फिर ये क्या हो गया था, 1/8 हो गया था। तो इस तरीके से एक एक हिस्सा जो है, एक एक फ्रैक्शन जो है, 7 में क्या था, तो फ्रैक्शन चैप्टर किया था हमने मैथ्स में, तो हर एक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर 12 पीसेस हम बना देते हैं तो उसका जो ये एक पीस होगा, ये जो एक पीस होगा बेटा, ये क्या होगा, 1/12 होगा ना, 12 का एक हिस्सा होगा। तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो दैट इज द 1/12 ऑफ द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना हैवियर होगा, ठीक है, कार्बन के एक एटम में से। कौन सा कार्बन? 12 आइसोटोप वाला कार्बन। ठीक है, दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग 1/12 पोर्शन की बात कर रहे हैं, इतना ही है, समझ आ गया? इट्स अ डेफिनेशन, सिंपल। ओके, मैं इसको पहले रब कर दूं। ओके, तो अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग ये कह रहे हैं अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, अब देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकली, ठीक है, जैसे एटॉमिक मास है तो इसका जो यूनिट होगा, ओके, इसका जो यूनिट होगा वो हम लोग लेंगे AMU, या तो फिर सिंपल U। ठीक है, और ये बहुत बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है जिसको हम लोग वज़न नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमें वज़न करना होगा, तो वज़न के लिए हम लोगों को लेना तो वही मशीन होगा जो हम उसको पकड़ सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं। और वज़न करने के लिए हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्का वज़न वाला भी लूँ ना बेटा, तो आप अगर ज्वेलर की शॉप पे गए होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है, ज्वेलर के वहाँ पे एक वो कांच का पूरा बॉक्स होता है, उसके अंदर छोटा सा तराजू होता है, उसमें वो डाल के रखते हैं, ठीक है, वज़न करते हैं जो भी अपनी चेन में हम देने जाते हैं। अब आप सोचो कि वो कितना हल्का होगा, ठीक है, मतलब कितना छोटा होगा कि वो बहुत लाइट वेट कोई वज़न करेगा, पर फिर भी हमें इतना तो चाहिए ही, और एटम तो हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग AMU तो ले ही नहीं सकते हैं, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हम मिलीग्राम में भी जाते हैं, छोटे में छोटे, तो मिलीग्राम, तो ग्राम तो कम से कम होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को AMU की जगह क्या कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन, यानी अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, तो दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम हो गया। ठीक है, डेफिनेशन लिखती हूँ और एक दो एग्जाम्पल लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या लिखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब देखो, अब ज़्यादा ना स्ट्रेस मत लेना, जो शॉर्ट में चीज़ बता रही उसको दिमाग में रख देना। क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में मैंने हाइड्रोजन का मास क्या लिया, 1 AMU, या मैं सिंपल 1U लिख देती हूँ अभी। ठीक है, वैसे भी अभी इसको U लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने क्या देखा था, 16U, है ना। ओके, जैसे सोडियम होता है उसका हम क्या देख रहे हैं, 23U, दैट्स इट। ओके, बस वही चीज़ है यहाँ पे। अगर हम लोग इसी मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास।
इसका मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा 1 ग्राम, दैट्स इट। ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम, Na का मास क्या हो जाएगा 23 ग्राम। तो हम लोग U की जगह क्या लिखते जा रहे हैं ग्राम। अब ज़्यादातर डिटेल में जाना, ग्राम कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ग्राम तो बड़ा होता है, ये होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्लस भी तो होता है ना, ठीक है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर ना ये टर्म्स ऐसे भूल भुलैया कि फिर से खो जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा लिमिटेड में सोच के इस चीज़ को ग्रैब कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे U था, उसको हमने ग्राम में लिख दिया, तो बस मैंने सिंपली वही कहा, तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हो गया इतना। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, मॉलिक्यूलर मास। अब क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में? अरे कल बताया तो था मैंने। देखो एटॉमिक मास मतलब कि वजन एक एटम का, और मॉलिक्यूलर मास मतलब कि वजन एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब जैसे एक एटम तो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। अब अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास में जाना है तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लिखूंगी, मैं H2 लिखूंगी, बिकॉज मेरे को स्टेबिलिटी के हिसाब से हाइड्रोजन गैस आती है H2, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मिलती है O2, वाटर मिलता है H2O। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कल डिस्कस किया था हमने इस चीज़ को लेकर। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अब सेम आएगा, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट सेम है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास इट इज़ डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल मास ऑफ द कंपाउंड इज नंबर ऑफ टाइम्स हेवियर देन द, सेम है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, फिर आप बोलोगे कि मैम शॉर्ट में करवा रहे हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, दोनों बन सकते हैं ना, या सिंपल सब्सटेंस लिख दो, इज the number of times heavier than the atom of कार्बन 12 आइसोटोप। हाँ वो तो हम एटम ही लेंगे भाई, और कुछ नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, अब H2, एक हाइड्रोजन का यूनिट 1 है, तो 2 के कितने हो गए 2 यूनिट, तो क्या लिख दूंगी मैं 2U, ठीक है। ऑक्सीजन O2, एक का 16 है, 2 हो जाएंगे तो 16 2 ज़ा 32U, ठीक है। अगर मैं H2O ले लेती हूँ, H2O, तो H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 + 16 18U। समझ में आ गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ की, तो क्या आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो ये जो सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, ये प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, जो बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री लैब में वज़न करते हैं, लेते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से वज़न करते हैं, लेते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़, द मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड is expressed in gram, okay, is called gram molecular mass, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें, तो देखो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के हिसाब से हम क्या लेंगे 2 ग्राम ले लेंगे। ऑक्सीजन क्या ले लेंगे 32 ग्राम ले लेंगे। पानी का वजन देखोगे एक मॉलिक्यूल का तो कितना लोगे 18 ग्राम लोगे। अब समझ आया किस तरीके से ग्राम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। सब है वही सारी चीज़ें, बट जब हम लोग प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि भाई उठा के वज़न करना है तो हमें ग्राम में लेना पड़ेगा, और इसके लिए उन सब चीज़ों को हम लोग ग्राम में बता देते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ग्राम, जैसे कि 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम हम लेके चलते हैं। तो जितना तुमने एटॉमिक मास यूनिट बोला है उतना तुम ग्राम बोल रहे हो, तो आपका सिर्फ यूनिट चेंज हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आता है हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? अरे कुछ नहीं बाबा, देखो
जब कंपाउंड बन जाता है, अगर वो कंपाउंड हमारा आयंस से मिलके बना है, ठीक है, तो हम उसके अंदर वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास। ओके, दैट्स इट। तो ये बेसिकली आयंस के लिए होता है। समझ आया ना? नहीं, देखो एग्जाम्पल, डरो मत। जैसे नमक होता है NaCl, अब पता है ना NaCl जो है वो बनता है किससे? Na+Cl- से, हाँ कि ना? इतना तो पता ही है ना, ठीक है, लर्न केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो Na+ और Cl-, Na++ आयन हो गया, Cl- आयन हो गया। देखो हमें पता है कि प्लस माइनस साइन कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का वजन इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज़ कर रहे हैं, उससे उसके मेन वजन को कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये चीज़ आप मोलिकुलर मास में भी लिख दोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? वज़न तो सेम ही आएगा। बस एक कहने का तरीका है और कुछ नहीं। तो जब आप आयंस की बात करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na+ और Cl, Na और Cl का प्लस कर लेंगे। Na का मास 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं इसको? हम लोग इसको ले लेते हैं 58.5। अब अगर आप फॉर्मूला मास लिखोगे तो U लिख देना, ठीक है। अगर ग्राम फॉर्मूला मास लिखते हो तो 58.5 G लिख देना, दैट्स इट। कहाँ कोई डिफरेंस आया? समझ आया? ठीक है, बस यही टर्म्स हैं जिसमें बच्चे जो है वो बेचारे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से केमिस्ट्री से उनको नफरत होने लगती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ इन टर्म्स को अच्छे से देख लो। जहाँ पे ग्राम वर्ड आया है वहाँ पे हम लोग ग्राम लगा रहे हैं, वज़न तो सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये वज़न 16, 1, 23, 32 कहाँ से आया है ये अपने को पता है, ठीक है। ये आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्लस से। ये हम लोगों ने 10th में भी देखा था, 9th में भी देखा था, और आगे देखने भी वाले हैं, टेंशन मत। तो आगे वाले चैप्टर में वो चीज़ आने भी वाली है। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके हिसाब से अपने को आ जाता है। आपको अगर पीरियड टेबल थोड़ा बहुत लर्न भी होगा, ठीक है। देखो जितना मुझे याद है ना, उतना 30 तक तो बच्चे को लर्न होता ही है, ठीक है। 20-30 तक तो आराम से बच्चा बता ही देता है। तो बस वो जो आप एटॉमिक नंबर बोल रहे हो ना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से आगे प्लस करते जाना है, आपको मास मिलता जाएगा। तो वो अपना आ जाएगा, ठीक है। जब वो टेबल लर्न करवाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। अभी जो मीनिंग समझनी थी वो ये समझनी थी, समझ आ गई अच्छे से? अब मैं बोलूँगी इसको ज़रा नोट डाउन कर लेना, अच्छे सुंदर शब्दों में अच्छे से नोटबुक के अंदर प्रेजेंट कर लो, ताकि तुम्हें आगे रेफरेंस के लिए काम आए। नोट इट डाउन। समझ आया ये आज का कॉन्सेप्ट? ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट करके मैंने पूरा बता दिया। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिगार्डिंग द मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट बच्चों को काफ़ी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से इसी तरीके से बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा मोल कॉन्सेप्ट का, उसके बाद वो कभी भी मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इतनी श्योरिटी आपको दे रही हूँ अभी से ही, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन क्या करोगे आप? कीप लर्निंग, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिए, अब जैसे उनको भी समझ में आ जाए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।